नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है। केंद्र सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू कर दी है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी को 29 जुलाई 2020 वेटर्स डे को मोदी सरकार ने जारी कर दी है। यह शिक्षा जगत में पूरी तरह बदलाव लाने के लिए पास की गई है। इसके साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम चेंज करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। रमेश पोखरियाल निशंक अब मानव संसाधन मंत्री नहीं रहे, बल्कि वो अब शिक्षा मंत्री कहलाएंगे। इससे पहले 1986 में एजुकेशन पॉलिसी लाई गई थी, जो 1992 में इसमें कुछ संशोधन किए गए थे। यानी 34 साल बाद एक नई एजुकेशन पॉलिसी हमारे देश में लाई गई है। नई शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में कुछ मुख्य बातें बताई गई हैं, जो प्रत्येक स्टूडेंट को, प्रत्येक पेरेंट्स को, प्रत्येक टीचर्स को पता होनी चाहिए। और लास्ट में मैं अपना कुछ ओपिनियन शेयर करने वाला हूं, जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। इस पॉलिसी का जो पहला मुख्य बातें हैं वो ये है कि फर्स्ट है, नई शिक्षा नीति में 5वीं क्लास तक मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषाएं पढ़ाई के माध्यम रखने की बात कही गई है। इसे क्लास 8वीं या उससे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। विदेशी भाषाओं की पढ़ाई सेकेंडरी लेवल से स्टार्ट होगी, मतलब इंग्लिश की जो भाषा स्टार्ट होगी वो सेकेंडरी लेवल से स्टार्ट हो जाएगी। नई शिक्षा नीति में यह भी कहा गया है कि किसी भी भाषा को किसी पे थोपा नहीं जाएगा कि आप यही भाषा पढ़िए। उसमें आपकी मनमर्जी चलेगी, आप जो भी भाषा लेके पढ़ाई कर सकते हैं। सेकंड है, साल 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो के साथ माध्यमिक स्तर तक एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है। मतलब सबको शिक्षा दिया जाएगा। 2030 तक 100% एजुकेशन होना चाहिए सभी का। तीसरा है, स्कूल से दूर रह रहे बच्चों को दोबारा मुख्य धारा में लाया जाएगा। इसके लिए स्कूल के बुनियादी ढांचा का विकास और शिक्षा केंद्रों की स्थापना की जाएगी। फोर्थ है, स्कूल पाठ्यक्रम के 10+2 ढांचे की जगह 5+3+4 का नया पाठ्यक्रम संरचना लागू किया गया है, जो क्रमशः 3 से 8 साल, 8 से 11 साल, 11 से 14 साल और 14 साल से 18 साल के बच्चों के लिए किया गया है। इसमें अब तक दूर रहे 3 से 6 साल के बच्चों, जो पहले स्कूल से दूर रहा करते थे, स्कूल में पढ़ने का प्रावधान नहीं था, उन्हें भी अब इस प्रावधान में जोड़ा गया है, जिससे विश्व स्तर के बच्चों की मानसिकता विश्व स्तर बनाने के लिए ये निर्णय लिया गया है कि अब 3 से 6 साल के बच्चे भी स्कूल एजुकेशन ले सकते हैं। आपके लिए जो 5वां पॉइंट है, नई शिक्षा प्रणाली में प्री स्कूलिंग के साथ 12 साल की स्कूली शिक्षा और 3 साल की आंगनबाड़ी होगी। इसके तहत छात्रों को पढ़ाई के लिए 3 साल की प्री प्राइमरी और पहली और दूसरी कक्षा में रखा जाएगा। अगले स्टेज में तीसरी, चौथी और 5वीं क्लास को रखा जाएगा। इसके बाद मिडिल स्कूल यानी 6 से 8 क्लास में सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन कराया जाएगा। सभी छात्र केवल तीसरी, 5वीं और 8वीं की परीक्षा देंगे, मतलब चौथी और छठी का परीक्षा देना नहीं पड़ेगा। 10th और 12th का जो बोर्ड परीक्षा आज जैसे होता है, उसी तरह इसमें भी एजुकेशन होगा और इसका एग्जाम होगा। 5वां पॉइंट जो आपके लिए लाया गया, उसमें कहा गया है, नई शिक्षा प्रणाली में प्री स्कूलिंग के साथ 12 साल की स्कूली शिक्षा और 3 साल की आंगनबाड़ी होगी। इसके तहत छात्रों को पढ़ाई के लिए 3 साल की प्री प्राइमरी होगी, जिसमें प्री प्राइमरी के लिए पहली और दूसरी क्लास को रखा जाएगा। प्री प्राइमरी में पहली और दूसरी क्लास के बच्चे को रखा जाएगा। अगले स्टेज में तीसरी, चौथी और 5वीं क्लास रखा जाएगा, जिससे हम लोग मिडिल स्कूल कहेंगे। यानी 6 से 8 की कक्षा में सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन कराया जाएगा। सभी छात्र केवल तीसरी, 5वीं और 8वीं की परीक्षा देंगे। 10वीं और 12वीं की परीक्षा आज जैसे चल रही है उसी तरह चलती रहेगी। पढ़ने लिखने और जोड़ घटाव, मतलब संख्यात्मक ज्ञान की बुनियादी योग्यता पर पूरा जोर दिया जाएगा। NCERT 8 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय प्रारंभिक और शैक्षणिक ढांचा विकसित करेगा। मतलब NCERT जो है बच्चों के लिए एक नई पाठ्यक्रम लाएगा, जिसे NECP FECCE पाठ्यक्रम कहते हैं। सामाजिक और आर्थिक नजरिए से वंचित समूहों को शिक्षा पर विशेष जोर दिया जाएगा। शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय प्रोटेक्शन मानक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा 2022 तक विकसित किया जाएगा। GDP का 6% शिक्षा पर लगाने का लक्ष्य है, जो अभी 4.43% है। नई शिक्षा के लक्ष्य 2030 तक 3 से 18 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षण प्रदान करना है। छठी क्लास से वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे। इसके लिए इसमें जो भी इच्छुक स्टूडेंट है, छठी क्लास के बाद इसमें इंटर्नशिप कराई जाएगी। इसके अलावा म्यूजिक और आर्ट्स को भी बढ़ावा दिया जाएगा। अगला पॉइंट है, जो हायर एजुकेशन के लिए एक सिंगल रेगुलेटर रहेगा। लो और मेडिकल शिक्षा को छोड़कर समस्त शिक्षा के लिए एक एकल अति महत्वपूर्ण व्यापक निकाय के रूप में भारत उच्च शिक्षा आयोग का गठन किया जाएगा। HECI के 4 स्वतंत्र वर्टिकल होंगे। विनियम के लिए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा निकाय परिषद का गठन किया जाएगा। मानक निर्धारण के लिए सामान्य शिक्षा परिषद का गठन किया जाएगा। वित्त पोषण के लिए उच्चतर शिक्षा अनुसंधान परिषद का गठन किया जाएगा। प्रत्यायन के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद का गठन किया जाएगा।
अगला जो पॉइंट है, उच्च शिक्षा में 2035 तक 50% ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो पहुंचाने का लक्ष्य है। फिलहाल 2018 के आंकड़ों के अनुसार ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो 26.3% ही है। हायर एजुकेशन में 35 करोड़ सीट और जोड़े जाएंगे। अगला जो पॉइंट है, पहली बार मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम लागू होगा। और ये मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम क्या है, आप इसे एक ऐसे समझ सकते हैं, आज की व्यवस्था में अगर 4 साल का इंजीनियरिंग या 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद किसी कारणवश आगे नहीं पढ़ पाते हैं तो आपके पास कोई उसका उपाय नहीं रहता है। लेकिन मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम में 1 साल पढ़ाई करने के बाद एक सर्टिफिकेट मिलता है, 2 साल के बाद डिप्लोमा और 3-4 साल के बाद आपको डिग्री मिल जाएगी। इससे उस छात्रों को ज़्यादा फायदा होगा जिनकी पढ़ाई बीच में ही छूट जाती है। नई शिक्षा नीति में छात्रों को ये आज़ादी भी होगी कि अगर वो किसी कारणवश अगर अभी जो कोर्स कर रहे हैं उसमें दाखिला उसको नहीं पढ़ना चाहते तो एक निश्चित समय तक उस कोर्स को छोड़कर नए पाठ्यक्रम को वो चालू कर सकते हैं। आपके लिए जो अगला पॉइंट है, हायर एजुकेशन में कई बदलाव किए गए हैं। जो छात्र रिसर्च करना चाहते हैं उनके लिए 4 साल की डिग्री प्रोग्राम किया गया है। जो लोग नौकरी में जाना चाहते हैं वो 3 साल का डिग्री प्रोग्राम ले सकते हैं। जो रिसर्च में जाना चाहते हैं वो 1 साल एमए के साथ 4 साल के डिग्री प्रोग्राम के साथ सीधे पीएचडी कर सकते हैं। उन्हें एमफिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले एमफिल करना पड़ता था रिसर्च में जाने के लिए, लेकिन अब एमए के साथ डिग्री प्रोग्राम के साथ सीधे पीएचडी में आप जा सकते हैं। शोध करने के लिए एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। उस शिक्षा संस्थानों को फीस चार्ज करने के मामले में और पारदर्शिता लाने की जरूरत होगी। SC, ST, OBC और अन्य स्पेशल कैटेगरी से जुड़े छात्रों की योग्यता को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जाएगा। छात्रवृत्ति मुफ्त शिक्षा को और मजबूत किया जाएगा। ये पाठ्यक्रम क्षेत्रीय भाषा में विकसित किए जाएंगे। वर्चुअल लैब विकसित की जाएगी और एक राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फॉर्म बनाया जाएगा। SC, ST, OBC और अन्य स्पेशल कैटेगरी से जुड़े छात्रों की योग्यता को प्रोत्साहन करने का प्रयास किया जाएगा। छात्रवृत्ति, मुफ्त शिक्षा और अन्य जो सुविधाएं मिलते थे उनको और भी मजबूत किया जाएगा। ये पाठ्यक्रम क्षेत्रीय भाषा में विकसित किए जाएंगे। वर्चुअल लैब की स्थापना की जाएगी और एक राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फॉर्म NETF बनाया जा रहा है। कोविड-19 के इस दौर में ऑनलाइन एजुकेशन की जो वाट लगी है वो किसी छुपी नहीं है। इसके लिए भी एक संशोधन लाया गया है कि ऑनलाइन एजुकेशन को और बेहतर ढंग से बढ़ावा दिया जाएगा। सभी भारतीय भाषाओं के लिए संरक्षण, विकास और भाषा को बनाए रखने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन की स्थापना हो। दोस्तों, ये सारी बात न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में लाई गई है, जो स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। अब इस पे जो मेरा ओपिनियन है वो है जनरल कंपटीशन वालों के लिए। मेरा जो सबसे पहला ओपिनियन है वो सरकारी स्कूल में सुधार करने की जरूरत है। बिहार के सरकारी स्कूल और यूपी के सरकारी स्कूल और देश के अन्य सरकारी स्कूल आप देख लेंगे तो आपको नहीं लगेगा कि वास्तव में यह कोई विद्यालय ही है। और दूसरा जो मेरा पॉइंट है वो जनरल कंपटीशन के बच्चे के लिए। जनरल कंपटीशन के क्योंकि इनको पता नहीं रहता है कि वैकेंसी कब आएगी, इस पर भी सरकार को ध्यान देना होगा। कि एक NTPC और ग्रुप डी की फॉर्म जो भराई थी लगभग 2 साल होने को है, लेकिन अभी तक उसकी एग्जाम नहीं हुई है। उसमें भी थोड़ा चेंजिंग लाने की जरूरत है। एग्जाम रूल को बदलना पड़ेगा कि एग्जाम को जल्दी लेके जल्दी वैकेंसी को फिलअप करके अगला वैकेंसी निकालना पड़ेगा। अब होता है ज्वाइनिंग में देरी। एग्जाम में देरी तो देरी होता है, उसके बाद ज्वाइनिंग में भी देरी होती है। उसके सुधार के लिए भी सरकार को काम करना पड़ेगा। उसके बाद जो मेरा अगला पॉइंट है वो है नियमित समय पर वैकेंसी दिया जाना चाहिए। हर 6 महीना पे, हर 3 महीना पे नियमित समय पर सरकार को वैकेंसी देना चाहिए। और सरकार वैकेंसी कब देती है? जब चुनाव आता है। ये सारी पॉइंट ऐसी है जिसमें सरकार को सुधार करने की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वैकेंसी आएंगे तभी तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट घटेगी, नहीं तो ये बढ़ती चली जाएगी। और इसी तरह 60,000 70,000 सीट पे 2 करोड़ 4 करोड़ लोग फॉर्म भरते रहेंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, हर एक लोगों के पास शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।